हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑन पढ़ाई चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम के बारे में हम सभी जानकारी लेंगे कि नेशनल इनकम की कौन सी अवधारणाएं हैं, कितने प्रकार की से होती है, कौन इसकी गणना करता है। तो ये सब हम जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बेरोजगारी देखा था, इससे पहले वीडियो में हमने गरीबी देखा था। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आज इस वीडियो में हम नेशनल इनकम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो इसकी जो गणना है वो एनएसओ के द्वारा की जाती है। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका पूरा नाम है। देश के निवासियों द्वारा उत्पादित एक वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष आपको पता होगा कि जो कि एक वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उसको हम एक वित्त वर्ष कहते हैं। तो एक वित्त वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी कि जो देश के निवासी हैं उनके द्वारा उत्पादित एक वित्त वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगर राष्ट्रीय आय की बात करें आगे, तो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं होती हैं वो राष्ट्रीय आय की 4 अवधारणाएं होती हैं। एक तो होती है जीडीपी, एक होती है एनडीपी, एक होती है जीएनपी, एक होती है एनएनपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोजेक्ट, और इसका हो जाएगा जीएनपी का हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसका हो जाएगा एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो पहले हम जीडीपी को समझेंगे। जीडीपी होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो इसको देखते हैं पहले। तो जीडीपी का मतलब होता है किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर, जैसे कि हमारे देश की एक आर्थिक सीमा है, तो उस सीमा के, मान लीजिए हमारे देश की आर्थिक सीमा, तो इस सीमा के अंदर चाहे वो देश का निवासी हो या ना हो। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे देश के लोग आके काम करते हैं यहाँ पे, जैसे कि नेपाल से आके लोग काम करते हैं, बांग्लादेश से आके काम करते हैं, श्रीलंका से, चाइना से, अमेरिका से, बहुत सारे देशों से आके काम करते हैं। तो उनको, चाहे वो हमारे देश के निवासी हैं या नहीं हैं, तो यानी इस देश के अंदर, यानी हमारा जो देश है, जो हमारा देश है, इसके अंदर जितने भी लोग, चाहे वो निवासी चाहे गैर निवासी हों, उनके द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी कि हमारे जो देश के अंदर, इस बाउंड्रीज के अंदर, यहाँ आर्थिक सीमा के अंदर जो भी व्यक्ति, चाहे वो निवासी हो इस देश का चाहे ना हो, उसके द्वारा जो उत्पादित होगा एक वित्त वर्ष में, उन वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी की गणना हमें C+A+G+X-M से गणना करते हैं। सी का जैसे उपभोग व्यय, आई का निवेश व्यय, जी का सरकारी व्यय, एक्स का एक्सपोर्ट और एम का इम्पोर्ट। तो ये हो गया सी का कंज्यूमर, आई से इन्वेस्टमेंट, जी से गवर्नमेंट। यानी कि जो इनका एक्सपेंडिचर होता है, इन तीनों को जोड़ के, और जो हमने एक्सपोर्ट किया है उसमें से इंपोर्ट को घटा के इन चारों को फिर जोड़ देंगे, तो ये हमारा जीडीपी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा। जीडीपी का मतलब यही है कि हमारे आर्थिक सीमा के अंदर गैर निवासी या निवासी के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य ही क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट हमारा है वो है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोजेक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जब सकल घरेलू उत्पाद में ह्रास दर को घटा देते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम जीडीपी में से डिप्रिसिएशन यानी कि ह्रास दर घटा दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, जीडीपी का मतलब ग्रॉस होता है, उसमें से नेट जो ह्रास दर होता है उसे घटाने पे हमारा एनडीपी नेशनल नहीं होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी केवल निवासियों द्वारा एक वर्ष के अंदर देश के अंदर तथा देश के बाहर से उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सभी सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कि केवल निवासी, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे बाहर हो, जैसे कि हमारे देश के जो निवासी हैं वो अमेरिका में, चाइना में, कनाडा में, फ्रांस, यूके, यूएसए, बहुत सारे जगह, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे जगह काम करते हैं। तो उनके भी द्वारा, और जो हमारे देश में रह रहे निवासी उनके भी द्वारा जो एक वर्ष के अंदर सेवाएं या वस्तुओं उत्पादित की जाती हैं, उनका अंतिम बाजार मूल्य ही क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है?
तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जब राष्ट्रीय, सॉरी ये गलत हो गया, जब सकल राष्ट्रीय, यहाँ से नहीं होगा, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से ह्रास दर को घटा देते हैं, यानी कि जो हमारे देश के निवासी हैं, यानी कि जो तो यहाँ रह रहे हैं और जो बाहर भी रह रहे हैं, उनके द्वारा जो उत्पादित रहता है उसमें से डिप्रिसिएशन यानी ह्रास दर को घटा देते हैं। ह्रास दर का मतलब ये होता है कि जब टैक्स वैक्स सब घटा के तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है, NNP जिसे हम कहते हैं। जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत या कारक लागत पर गणना किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। वर्तमान में GDP की तुलना में बाजार मूल्य पर तथा राष्ट्रीय आय की गणना फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पर की जाती है। यानी कि जो GDP की तुलना है, जो GDP की गणना है, यहाँ पे तुलना नहीं होगा, यहाँ गणना होगा। जो GDP की गणना है, यहाँ पे जो GDP की गणना है वो तो की जाती है किस पे, वो बाजार मूल्य पर की जाती है। और जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पर की जाती है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है साधन लागत। साधन लागत के 4 घटक होते हैं। एक होती है भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। यानी कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में आपको भूमि लगेगी, पूंजी लगेगी और श्रम भी लगेगा, यानी कि आपको उसके लिए मजदूरी चाहिए और उद्यमी भी चाहिए। तो इन चारों से जो चारों का जो व्यय होता है, जो खर्च होता है, उसको हम कहते हैं साधन लागत। तो जो हमारा राष्ट्रीय आय है जो हमारी, उसे हम फैक्टर कॉस्ट यानी कि इन्हीं पर हम गणना करते हैं। लेकिन जो GDP है वो हम किस पर करते हैं, वो हम बाजार मूल्य पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे है फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो फैक्टर कॉस्ट को हम कैसे काउंट करेंगे, तो मार्केट प्राइस जो है उसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स है अगर उसे घटा देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें एक साबुन बनाने में, एक पीस साबुन बनाने में जो साधन लागत आ रहा है, यानी कि जो इसका मशीन का, जो श्रमिक का और जो जितना बिल आ रहा है, वो मान लीजिए कंपनी में इसे बनाने का 10 रुपये खर्च आ रहा है, ठीक है, और जो इस पर टैक्स लग रहा है वो 5 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो ये इस साबुन की कॉस्ट हो जाती है 15 रुपये। तो अगर इस साबुन का हमें फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत मालूम करना पड़ेगा, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर और डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो जो आप डायरेक्ट टैक्स दोगे सरकार को उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन जब साबुन खरीदने जाते हो तो उस पर टैक्स लगा रहता है, चीनी खरीदने जाते हो उस पर टैक्स लगा रहता है, दूध खरीदने जाते हो उस पर भी टैक्स लगा रहता है, जिसे अब इस समय हम कहते हैं GST कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स ही है, क्योंकि आप साबुन पे GST लगती है। आप जो भी सामान लेने जाएंगे, अगर आप नमक ले रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, शैम्पू ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, क्रीम ले रहे हैं, पाउडर ले रहे हैं, तो उस पर टैक्स लगता है। और जब उस टैक्स को हम घटा देते हैं मार्केट प्राइस से, मान लीजिए इस साबुन का दाम 15 रुपये है, इसमें 5 रुपये टैक्स लगा है, इसे घटा देंगे तो 10 रुपये आ जाएगा, जो कि मार्केट प्राइस है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि इसकी साधन लागत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल्य के आधार पर GDP की गणना की जाती है। मूल्य के आधार पर GDP की गणना 2 प्रकार से की जाती है, वास्तविक GDP और नाम मात्र के GDP 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक GDP और एक होती है नाम मात्र के GDP यानी कि नॉमिनल GDP, और एक होते हैं ओरिजिनल GDP। तो अगर बात करें वास्तविक GDP की, तो वास्तविक GDP जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आधार वर्ष पर ज्ञात किया जाता है तो उसे वास्तविक GDP कहते हैं। वास्तविक GDP में महंगाई को नगण्य मान लिया जाता है या समायोजन कर लिया जाता है। भारत का आधार वर्ष है 2011-12। अब इसे आप पहले समझ लीजिए कि वास्तविक GDP की गणना हम करते कैसे हैं। वास्तविक GDP यानी कि जो जैसे 2011-12 हमारा आधार वर्ष है, तो उस समय जो वस्तु थी, जैसे उस समय कोई साबुन मान लीजिए 5 रुपये का था, इस समय ये साबुन 20 रुपये का है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी पर गणना कर रहे हैं और महंगाई को यानी 15 रुपये को हम नगण्य मान लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं वास्तविक GDP। नॉमिनल यानी कि नाम मात्र की GDP क्या होती है, जब हम वस्तुओं और सेवाओं की गणना वर्तमान मूल्य या चालू मूल्य पर करते हैं, यानी कि अगर इस साबुन की मूल्य 20 रुपये है तो हम 20 रुपये पर ही गणना करेंगे, तो उसे नाम मात्र की GDP या नॉमिनल GDP कहते हैं। तो वास्तविक GDP और नॉमिनल GDP में ये अंतर होता है कि वास्तविक GDP जो आधार वर्ष है जैसे 2011-12 उस पर करेंगे, और नाम मात्र GDP पर जो चालू वर्ष है यानी कि जो वर्तमान मूल्य है वस्तु का, उस पर गणना करेंगे। तो सही कौन सी है, सही तो नाम मात्र हो जाएगी, क्योंकि अगर हम वास्तविक GDP पे गणना करेंगे तो 5 रुपये का साबुन तब था, लेकिन अब साबुन 5 रुपये का तो है नहीं, अब साबुन 20 रुपये का है। तो हम महंगाई को नगण्य मान लेते हैं, तो हमें लगेगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बढ़ गई है,
तो ये वास्तविक जीडीपी का काम है, क्योंकि हमें तब उस प्रकार से लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर नाम मात्र के देखा जाए तो महंगाई काफ़ी आपको समझ में आएगी कि हाँ कैसे कितनी महंगाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम हम देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जब हम व्यक्ति की राष्ट्रीय आय में जब हम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय आय है यहाँ पे व्यक्ति नहीं रहेगा। जब हम राष्ट्रीय आय में, जो कि हमारी से राष्ट्रीय आय मान लीजिए किसी देश की राष्ट्रीय आय 5 लाख है, 5 लाख है, कुल जनसंख्या इसकी मान लीजिए 1000 है, 1000 10,000 मान लीजिए है, तो भाग दे देते हैं, तब प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। इसे एक व्यक्ति की औसत आय कहते हैं। तो यहाँ से 4 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 4 जीरो कट जाएगा, यानी एक व्यक्ति की आय कितनी हो गई? 50 रुपये। तो ये एक व्यक्ति की औसत आय ऐसे निकाला जाती है। ऐसे हम एक व्यक्ति की औसत आय निकाल सकते हैं। आर्थिक विकास से आर्थिक समृद्धि का सबसे सर्वोत्तम तरीका माना जाता है ये प्रति व्यक्ति आय। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जब एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, यानी कि जो सभी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है कुल उत्पादित एक वर्ष में, उसमें कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए हमारे जो एक वर्ष में हमारे देश में, यानी कि किसी देश में 10,000 वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं। इसमें मान लीजिए देश की जनसंख्या मान लीजिए 100 है, तो इसे जब डिवाइड करेंगे 2 जीरो कर जाएगा, यानी 100 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय के लिए बता दें, किसी व्यक्ति या परिवार के द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। किसी परिवार या व्यक्ति के द्वारा सभी स्रोतों से, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि वो जॉब भी करते हैं, उनके मकान भी होते हैं जिससे मकान का किराया आता है, गाड़ियाँ होती हैं जो कि वो किसी जगह देते हैं, किसी ट्रैवल्स में देती हैं, वहाँ से इनकम आ रहा है। तो कई प्रकार के इनकम होते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यक्ति आय, सबको मिला के। ठीक है, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, ये तो व्यक्तिगत आय हो गई। अब व्यय योग्य आय क्या है? तो व्यय योग्य आय वो चीज़ होती है जब हम व्यक्ति की आय में से टैक्स को घटा देते हैं। जब आपकी इनकम रहेगी तो उस पर टैक्स भी लगेगा ना, इनकम टैक्स का नाम आपने सुना होगा। तो जब व्यक्ति की आय में से कर को, यानी कि टैक्स को निकाल देते हैं, तो जो आय बचती है उसे व्यक्तिगत व्यय योग्य, यानी कि खर्च करने योग्य आय कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं राष्ट्रीय आय की गणना, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना NSO, जैसे हमने आपको बताया था, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 आधार पर की जाती है: उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि पर। राष्ट्रीय आय जो हमारी होती है उसकी गणना 3 आधार पर करते हैं। किस पे? उत्पादन पे करते हैं, व्यय पे करते हैं और आय पे करते हैं। हमारे देश की पूरी आय क्या है उसके आधार पर कर सकते हैं, व्यय खर्च कितना है, उत्पादन यानी हम लोग कितना उत्पादित कर ले रहे हैं, उस पर हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना हम लोग नहीं, NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करती है। ठीक है, आगे कुछ विविध पॉइंट है, मिसलेनियस पॉइंट है, जिससे कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो देश, ये हमारे लिए इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत बार परीक्षाओं में आते हैं ऐसे प्रश्न कि डायरेक्ट इससे सवाल आ जाएगा। यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लगाया गया था। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान लगाया जाए, किसने लगाया था या कब लगाया गया था, तो 1948-49 में। और किस मंत्रालय ने? वाणिज्य मंत्रालय में। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में। आप लोग वित्त मंत्रालय ने पहला अनुमान लगाया, नहीं, पहला अनुमान वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लगाया गया था। सेकंड पॉइंट है, 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में। इस समिति ने अप्रैल 1951 में वित्तीय वर्ष 1948-49 के लिए देश की राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ बताया था। किस वर्ष का? 1948-49 का। कब बताया था? 1951 में। 1951 की गणना नहीं है ये वित्त वर्ष 1948-49 की है। ये राष्ट्रीय आय 48-49 की, लेकिन बताया गया इसे कब? 1951 में। इस समिति ने प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई। इस समिति ने, यानी कि कौन सी समिति? जो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति बनी थी, उसने 1951 में 246.9 रुपये बताई प्रति व्यक्ति आय। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन PC महालनोबिस जी का जन्मदिवस था। और बात करें कि भारत में पहली बार
भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उनकी पुस्तक एक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है उस समय। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप लोगों से एक सवाल है, दादा भाई नौरोजी को और क्या क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को और क्या कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा, इन्हें हम वयोवृद्ध भी कहते हैं, वयोवृद्ध कहते हैं इन्हें हम। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अगर अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही आगे वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।